चलो बेटा आप लोग एक बार रिवाइज करो जो आपने पढ़ा था। देखो ये तरीका रहता है, ये किस बेसिस पे देख रहे हो ये डिपेंड करता है, किस बेसिस पे देख रहे हो, टाइप ऑफ डिक्टेशन बेस पे देख रहे हो तो बोला फिर क्वालिटी को किस बेस पे देख रहे हो उस हिसाब से हम बोलते हैं। अब ये तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, टाइप ऑफ है इक्वल है, ऐसे नहीं बोल सकते। देखते हो अगर ऐसे देखो जैसे ये दोनों इक्वालिटी तीनों इक्वालिटी से है तो इस टाइप की नहीं, अगर हम ऐसे देखेंगे कि हाँ 5 टाइप की है तो 5 नहीं बहुत सारे टाइप की नहीं ऐसे नहीं, मेन 2 टाइप की प्रोपर्टी ये वैसे हम देखेंगे तो बहुत टाइप की होती है सर, 5 नहीं बहुत सारे टाइप की। ए चलो पढ़े चलो बात सुनना ठीक है, पढ़ा दूंगा। ये देखो आप लोग हम लोग बेटा आप कल मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था कल हम लोग क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा है आप लोग बेटा बोलो मतलब आप लोग मैं कुछ आपसे एग्जांपल पूछता हूँ सही है, किसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। हाँ भाई करवाएंगे, थोड़ा एग्जांपल पूछ लूँ आपसे, रिवीजन करवाओ। आपको लिखना नहीं है, खाली बताना है मुझे, क्योंकि मुझे पता भी तरह आप लोग याद कर रहे नहीं कर रहे हो किसी को। चलो मैं पूछ रहा हूँ ठीक है। ए आपको बोल रहा हूँ बेटा शांति से बैठ जाओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कितने बच्चों को पता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बताओ कितने बच्चों को पता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? किसने? भूल गए तो मैं हेकल ने। हेकल अरे तो ढाल के बोल दी मैंने, पता नहीं किस साइड में। चलो और बताओ ए ठीक है ठीक बोलो मत, कितने बच्चों को बेटा बोलो मत, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोग ये बताओ मुझे जो किंगडम मोनेरा है उसमें हमने बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है, कितने बच्चों को? कौन कौन से? हाँ ठीक है। चलो ये बताओ माइकोप्लाज्मा की कोई 3 फीचर बताओ, क्या क्या मैंने बताए थे माइकोप्लाज्मा सेल के बारे में। एक करके ना सुनो, तुम किसे तो दोनों बताएं और बताओ किसे बताएं।
माइकोप्लाज्मा के 3 फीचर कोई से। चलो बताओ रश्मि, तुम बताओ। पैथोजेनिक होती है, स्मॉल सेल होती है, हाँ, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ और चीजें पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कोई बच्चा बताएगा फाइकोमाइसीटी जो है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, किसी को बताया? राइजोफोरा नहीं, राइजोपस, म्यूकस, म्यूकर, एल्वियो और राइजोपस, सही है। अच्छा बताओ एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल कौन हो सकता है? वो तो एंटी है, मैं फंगस की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी आप लोगों को? मैं एस्कोमाइसीटीज बोल रहा हूँ, ट्रिक बताई थी मैंने कुछ? क्या बताई थी? कैनपेटियम, क्या बताया था? एस्कोमाइसीटीज। अब आप लोग ये बताओ, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कैनपेटियम। चलो तो बताना, ये बता सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसे किसे पता है सी का मतलब क्या है यहाँ पे? कैलावी से। चलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ए एस्परजिलस है, ठीक। एन का मतलब न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसके बाद पी से क्या है? पेनिसिलियम। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब नहीं, नहीं एल्वियो कहते हैं, एल्वियो फिर फाइकोमाइसीटीज था। ए का मतलब एस्परजिलस। चलो और बताओ, बाई का मतलब क्या है? और टी का मतलब ट्रिपल्स, और एम का मतलब मोरल्स, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा बताओ आप लोग बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल बताओ। कितने बच्चों को पता है? पहले ये बताओ मुझे, पता किसी को है बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल? किस किस को पता है? और यहाँ पे किसी ने बताया क्या? तुम लोग बताओ, पढ़ नहीं रहे आप लोग? तुम बताओ पीछे दिया हुआ ये इसके बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल होंगे? एल्वियो, हाँ हाँ हाँ, स्टिलागोर, अगेरिकस, और बताओ पक्सीनिया। चलो ड्यूटेरोमनी सबको पता है? आप लोग मुझे ये बताओ, चलो ये सही है, फंगस के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, किसकी बात करें? तो बताओ डाइनोफ्लैजेलेट्स का एग्जाम्पल किसे किसे पता है? मैंने क्या क्या बताया था डाइनोफ्लैजेलेट्स का एग्जाम्पल? एक ही था, गोनिया वैसे था, एक ही है, सही है। बेटा आप लोग बताओ, आप लोगों को बायोलॉजी के क्लास में पूरा तैयार है? एग्जाम्पल सब लोगों को पता है? आप लोगों को अगर एग्जाम्पल पता है, इसका मतलब ये है कि आपका बायोलॉजी क्लास क्या है, लेवल तैयार है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ ये बात कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा बताएगा प्रियॉन्स किसे बोलते हैं? प्रियॉन्स बताओ, प्रियॉन्स का मतलब बताओ, क्या होता है?
पैथोजेनिक प्रोटीन, जिस जो वायरस होता है, अगर हम वायरस से मान लो न्यूक्लिक एसिड को हटा दें तो क्या बचेगा? प्रोटीन बचेगा। वो क्या होता है? प्रियॉन्स। क्या होता है बेटा? मुझे लगता है कि आप लोग अगले बढ़ते हो पीछे हो जाते हो। ऐसे काम नहीं है। नीट में यही नहीं चलता है। नीट में आपको सारा का सारा तैयार होना चाहिए, चाहे आप जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन पीछे का जो पढ़ा है वो आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? किसने? इवानोव्स्की। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ आप लोगों को देख लूंगी, आप लोग नीट के पेपर देने जा रहे हो, 20-15 दिन बाद पढ़ भी रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत नहीं पढ़ रहे हो, इसका बता देना मुझे। और बताओ कुछ चीजें। तो बेटा आप लोग देखो, पूछने से मैं पूछ रहा हूँ बार-बार, लेकिन सही है। आप लोग ये बताओ, आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है पूरा? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? लगभग तैयार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, द लिविंग वर्ल्ड हो गया, ये सब आपको तैयार होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे ही आप लोग बताओ, सेकंड यूनिट में आपको होता है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब तैयार होना चाहिए। और मैंने कहा था मॉर्फोलॉजी में आप लोग ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइलोटैक्सी हो गया, एस्टिमेशन हो गया, इसके बाद प्रेजेंटेशन हो गया, कौन कौन से एग्जाम्पल किस में आते हैं, सुपीरियर ओवरी हो गया, इंफीरियर हो गया, हाफ इंफीरियर हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो आपको पता है साइटोलॉजी, और एक तुम्हारा वो होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी बताया था आपको। फिर आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। मुझे लगता है आपका फर्स्ट ईयर में ही तो है, अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आप लोग अच्छा खासा कर सकते हो। हालांकि मैं कल परसों आपको इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, ठीक है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 12th में, तो आपको फर्स्ट जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेकेंड यूनिट में पढ़ाई रहा हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हम लोग कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या देखा था कल, जैसे एक साइंटिस्ट आए थे ग्रिफ्थ, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। चलने दो सर, चलने ना, तो थोड़ी आवाज ज़्यादा कर रही है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, अगर गर्मी लगे बता देना, ये चला दो। हाँ, उसमें नींद आ जाएगी फिर तो सो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट बंद कर दो, ठंड लगेगी क्या? चलो ठीक है, ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करता है ना, अच्छा लगता है, मेरे कान पे बोल रहा है। अब तुमको नींद आ रही है, मुझे आवाज़ में नींद आती है, ये अगर आवाज़ करेगा तो मुझे नींद आ जाएगी। चलो देखते हैं, यहाँ देखो आप लोग, मुझे ये बताओ आप लोग, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने। उन्होंने बैक्टीरिया लिया था, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और किसके ऊपर करवाया था? माइस, चूहे के को इंजेक्ट कराया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा एक्सपेरिमेंट था हर्से एंड चेस, जिन्होंने क्या यूज किया था? बैक्टीरियोफेज। इन्होंने रेडियो एक्टिव कर लिया था फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस का एसिड ऑफ कितना था? 32, और सल्फर का 35। ठीक है बेटा, हमें यहाँ तक कल हमने ये पढ़ा था कि हमें पता लग गया था कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लोग एक क्वेश्चन बताना मुझे। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये देखो, सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है, समझ गए होगा कहाँ बात कर रहा हूँ? जो उन्होंने अमोनियम क्लोराइड में वो करवाया था, फिर किया था, ठीक है। ये देखो बेटा सब लोग, अगर मैं ये कहूँ कि एक डीएनए है, या सेल है, बैक्टीरिया है, उसके 20 मिनट बाद, किताब मत देखना अभी, 20 मिनट बाद बताओ हाइब्रिड कितने होंगे? परसेंटेज गाना हाइब्रिड का और लाइट का और हैवी का, कितना परसेंट होगा? कोई बैक्टीरिया है, सुनो ध्यान से, मैंने अमोनियम क्लोराइड में हाई एसिड ऑफ की ग्रुप कराया है। अब आप बताओ आफ्टर 20 मिनट बाद कितने परसेंट हाइब्रिड होंगे, कितने परसेंट लाइट होंगे, कितने परसेंट हैवी होंगे?
कौन बच्चा बता सकता है? वही करता है। आप बताओ मुझे। आफ्टर बी, ये तो बताया आपको 20 मिनट बाद एक बैक्टीरिया ग्रुप रिप्रोडक्शन कर लेता है। आप बताओ। और मैंने इनको किसमें करवाया है बेटा? NH4Cl, और ये कितना लिया है? N15। अब बताओ, ये तो बहुत आसान है, इतना क्यों लगा रहे हो? परसेंटेज दो, परसेंटेज दे दो, कितने परसेंट में दे रहा हूँ? परसेंट 100 में लेते हैं, बताओ। बताओ ऑप्शन दो, ऑप्शन क्यों दे दूँ? ऑप्शन चलो दे दे रहा हूँ सर। अरे ये देखो, ऑप्शन ए है इसका हाइब्रिड, लाइट और हैवी, ये तो है। चलो 20%, 40-40। इसके बाद आप लोग बताओ, 40%, 30-30। आप सी होगा ऑप्शन 0%, 0%, 100%। डी बताओ आप लोग 2% और 98, यानी कि 49%, 49। अब बताओ क्या ऑप्शन होगा? सी वाला। बताओ कितने बच्चे बता रहे हैं? हाइब्रिड कौन सा है इसमें, ये बता दीजिए। एक्चुअल हाइब्रिड ये वाला है, ये वाला, और वो देख लो हैवी ये वाला है। तो सी वाला। बताओ कितने बच्चे बता, कौन कौन बता रहा है? बताओ। बेटा इसका आंसर सी होगा। अच्छा हम लोग क्वेश्चन समझ गए थे? मैं कहां से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ये बताओ। अच्छा कल ही मैंने आपको सुनाया था, कल ही देखो मैंने क्या बताया था आपको। देखो मैंने कहा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जब हमें पता लगाना था, तो हमने एक डीएनए है, सही है बेटा? यहाँ देख लो थोड़ी देर। अब मैंने कहा था इसको मैंने N15 से ग्रो करा लिया, आईडिया से ड्रॉप ले लिया। आप लोग बताओ ये टेस्ट ट्यूब में कैसा दिखता है? हैवी कैसे दिखता है? हैवी। अब बेटा आप लोग बताओ, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा 20 मिनट बाद एक ही जनरेशन होगी, पहली जनरेशन 20 मिनट बाद करता है ना ये, तो आप बताओ बच्चों, ये ऐसे एक स्टैंड इसका इधर आ जाएगा, एक स्टैंड इधर। आप लोग बताओ, ये अगर मैं ये मानूं, रुक जाओ, अगर मैं ये मानूं कि एक स्टैंड पैरेंटल होता है, तो इसका मतलब एक स्टैंड इसका इधर आ जाएगा। अब ये वाला कौन सा बताओ? N15 नहीं है, रेप्लिकेशन में तो होता है। और नया स्टैंड जो बनेगा वो कैसा होगा? वो तो नॉर्मल होगा ना, N14। अब ये 20 मिनट बाद पूछ रहा है, तो बताओ क्या दोनों डीएनए हमारे कैसे हैं? हाइब्रिड। कैसे हैं? और दोनों अगर हाइब्रिड हैं, तो इसका मतलब हाइब्रिड कितना है बताओ? हाइब्रिड मैंने हैवी लिखा था वहाँ पे, नहीं सही लिखा? सही है। तो हाइब्रिड कितना होगा? 100%। लेकिन आपने स्मॉल h बताया। हाँ चलो कोई बात नहीं, 100% हो गया। अब आप लोग बताओ क्या यहाँ पे तुम्हें लाइट दिख रहा है कोई? क्या हैवी दिख रहा है कोई? नहीं। अब आप जितने अगले जाओगे, जितनी बार रिप्रोडक्शन कराओगे 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जितनी भी जनरेशन होंगी, अगर मान लो यहाँ पे 100 डीएनए बन गए, कितने बन गए? 100। आप लोग बताओ, जब आपको पता है एक स्टैंड ऑलवेज पैरेंटल रहता है, तो 2 डीएनए ऐसे होंगे तो कैसे होंगे? हाइब्रिड। और बकाया जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? लाइट। जैसे 100 डीएनए बने, तो 100 में ध्यान रखना 98 कैसे होंगे? लाइट। ये आपको समझ नहीं आ रहा है? बेटा एक बात समझो, आप लोग सुनो, पेन देना मुझे, पेन से लगाओ। ये आप लोग सुनो, रेप्लिकेशन क्या होता है? जैसे ये डीएनए है, डीएनए के 2 स्टैंड हैं, सही है? रेप्लिकेशन ये होता है कि मैंने इन स्टैंड को अलग किया, इस स्टैंड की अपोजिट दूसरा स्टैंड बन जाएगा, इसके अपोजिट दूसरा बन जाएगा। बेटा आप लोग बताओ, इसका जब ये डीएनए था, तो इसका एक स्टैंड टेम्पलेट काम नहीं कर रहा था? अगर यहाँ एडिनिन है तो इसका क्या होगा? थाइमिन। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ क्या होगा? साइटोसिन। तो गधो, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं इसके,
है ना। अब मैंने इन्हें अलग कर लिया, अब ये दोनों ही टेम्पलेट बन गए क्योंकि दोनों ही स्टैंड पे न्यू स्टैंड बनेगा, इस वाले पे भी हो। अब देखो इस वाले स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ये वाला। इस वाले स्टैंड कौन होगा, ये वाला। साइंटिस्ट यही तो बताना चाह रहा है कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, मतलब एक स्टैंड हमेशा कैसा रहेगा, पेरेंटल। अब आप बताओ इन्होंने कैसे प्रूव किया होगा। देखो ये दोनों ब्लू हैं, मान लो इनको मैंने ब्लैक कर लिया, तो बेटा स्टैंड तो यही दोनों ब्लैक रहेंगे ना खाली। अब ये अलग रेप्लिकेशन करेंगे तो जो न्यू स्टैंड बनेगा वो तो ब्लू बनेगा ना, ब्लैक तो खाली ये दोनों रहेंगे। अब आप बताओ अगर एक ब्लू और एक ब्लैक तो ये कैसा हो गया, हाइब्रिड। और जो पहले ही कैसा था, हैवी। और लाइट का मतलब होता है दोनों स्टैंड नए वाले हों। देखो ये ऐसे हम लोग कैसे, इसमें थोड़ा ध्यान रख सकते हो हम लोग। यहाँ पे यहाँ देखो, ये देखो, मान लो मुझे ये प्रूफ करना है कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, सही है। मैंने एक डीएनए ले लिया, ये एक डीएनए है ये। अब ध्यान समझना, आप लोग बातें करते हो, वो बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो, देखो इंपॉर्टेंट चल रहा है इसका। यहाँ देखो इसके दोनों स्टैंड कौन से, N15 वाले हैं, कौन से हैं? आप लोग बताओ नॉर्मल कितना होता है, N14 कितना होता है, N14। आप लोग मुझे ये बता दो खाली, ये N15 दोनों है, नॉर्मल कितना होता है, N14। आप लोग बताओ कि हैवी नहीं होगा, आप लोग हैवी समझ रहे हो। मैंने दोनों स्टैंड हाई एसिड ऑफ वाले लिए, हाइब्रिड क्या होगा, एक हाई वाला एक नॉर्मल वाला। और जो तुम्हारा लाइट होगा वो कैसा होगा, दोनों नॉर्मल वाले। अब देखो ये जब भी रिप्रोडक्शन करेगा, और ये कितने देर में करता है, 20 मिनट में। बेटा रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बताओ। ये दोनों स्टैंड अनवाइंड हो जाएंगे, तो एक स्टैंड ये आ गया और एक स्टैंड ये आ गया, समझे बात को। अब आप लोग बताओ जो न्यू स्टैंड बनेगा वो तो नॉर्मल वाला बनेगा ना, वो बनेगा N14 वाला। ये देखो बन गया N14। अब यहाँ पे देखो एक है N14 वाला और एक है N15 वाला, यहाँ एक है N14 वाला और एक है N। ये बताओ हैवी होगा हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होगा ना। अब एक बात समझो आप लोग, अब दूसरी बात समझना, आफ्टर 20 मिनट बाद क्या होगा। देखो बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक स्टैंड हर बार में पेरेंटल है। अब देखो आप लोग बताओ इसका एक स्टैंड कैसा होगा, बताओ। इसका एक स्टैंड येलो वाला होगा, N15 वाला, लेकिन एक स्टैंड कैसा होगा, ये इसका एक स्टैंड तो ये वाला होगा ना। और यहाँ देखो आप लोग एक स्टैंड कौन सा होगा, ये वाला इसका, और एक स्टैंड कौन सा होगा। अब कदो एक बार बताओ मुझे, नए स्टैंड बनेंगे वो तो N14 वाले बनेंगे ना दोनों। तो देखो N14 वाला बन गया नया वाला। अब आप मुझे बताओ इसमें हाइब्रिड कितने हैं, 2, और लाइट कितने, 2। गधो हर बार में बेटा ये वाला स्टैंड तो पेरेंटल रहेगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 ही डीएनए तो रहेंगे हाइब्रिड खाली, और बकाया सब हमेशा हर केस में कैसे रहेंगे, लाइट। ऐसा समझ। इससे प्रूफ हुआ कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब है आधा डीएनए कैसा होता है, एक स्टैंड कैसा होता है, पेरेंटल। और इतना तो आपको कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर एक स्टैंड पेरेंटल नहीं रहेगा तो नया डीएनए में पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। बेटा डीएनए का मतलब देखो कैसा होता है, देखो रेप्लिकेशन क्या है, यही तो है। ये डीएनए है, इसके 2 स्टैंड हैं। अगर मैं इस वाली की पोलैरिटी लिखूं, अब इस वाले डीएनए में ये वाला कैसे रहा होगा, टेम्पलेट। अब आप लोग बताओ क्या तुम इस स्टैंड की पोलैरिटी नहीं कर सकते हो, आराम कर सकते हो। ए के सामने T, A, C, G, C और G। आपने क्या देख के बताया, ये वाला स्टैंड देख के। अब रेप्लिकेशन क्या होता है, सुनो। मैंने कोई एंजाइम लिया, इसको अनवाइंड किया, एक स्टैंड इधर एक स्टैंड इधर, अलग अलग कर दिया। यही तो मैं भी समझा रहा हूँ आपको।
अब आप लोग बताओ, ये वाले वही तो है जो N15 में बता रहा था। ये बताओ कैसे काम करेंगे, पेरेंटल स्टैंड की तरह, टेम्पलेट की तरह। अब देखो आप लोग बताओ इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये वाली ATGCGC, ये पोलैरिटी इसकी हो गई। आप लोग बताओ इसकी क्या होगी बेटा, ये वाली TACGCG। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर ये टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते, अगर मैं पेरेंटल स्टैंड ना लेता, तो मुझे न्यू स्टैंड की पोलैरिटी कहाँ से मिलती, मुझे क्या पता क्या थी। लेकिन अब मैंने एक पेरेंटल स्टैंड बना लिया, अब मैं न्यू स्टैंड बनाऊंगा। देखो अब आप लोग बताओ कि आप नए स्टैंड की पोलैरिटी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्टैंड कैसे काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह। अब देखो यहाँ पे आप लोग बताओ इसकी पोलैरिटी क्या होगी, TACGCG, समझे। तो गधों में यही तो कह रहा हूँ कि एक स्टैंड ऑलवेज कैसा रहता है, पेरेंटल। अब आप लोग बताओ कहाँ गया बेटा, यहाँ देखो। अब आप लोग बताओ इस वाले स्टैंड की पोलैरिटी निकाल सकते हैं आप लोग, ATGCGC। अब ये बताओ मुझे, इस वाले डीएनए में, इस वाले डीएनए में, इस वाले डीएनए में कोई डिफरेंस है, सेम है ना, कहते बिल्कुल। कैसे सेम हुआ, क्योंकि एक स्टैंड हमेशा कैसा रहा, पेरेंटल, और न्यू स्टैंड का जो हमने देखा वो कैसा देखा, उसका पेरेंटल का कॉम्प्लीमेंट्री। समझे बात को, यही तो होता है रेप्लिकेशन। तभी तो हमारा 100% डीएनए हमारी हर एक सेल में एक जैसा है। अगर बेटा अगर न्यू स्टैंड वैसे बनता, न्यू डीएनए पूरा, तो पता नहीं क्या अलग अलग होता। लेकिन एक स्टैंड कैसा रहता है, पेरेंटल। आया समझ में, यही तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। और क्या होता है, तो यहाँ इससे पता लगा कि अब इस डीएनए में बताओ पेरेंटल कौन सा था, ये वाला। इस वाले डीएनए में पेरेंटल कौन सा था, ये वाला। और मैंने न्यू स्टैंड बनाया उसका कॉम्प्लीमेंट्री, और जिससे दोनों डीएनए कैसे रहे, सेम। समझे बात को, यही तो होता है रेप्लिकेशन। आपको सुनना है यहाँ पे, और यही साइंटिस्ट वो यही तो प्रूव कर रहे थे। देखो ये देखो, ये अब इन्होंने ये तो बेटा, ये तो मैंने समझा दिया आपको। लेकिन अगर हम रियल में अगर स्टडी करने बैठे तो क्या संभव है, पॉसिबल है ऐसा? नहीं। तो एक बात बताओ, तुमसे मैं कहूँ कि डीएनए को प्रूफ करो, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। ये तो मैं खाली लिख के आपको बता रहा हूँ। 3 बिलियन बेसिस होते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, क्या वो फिर से करने बैठोगे तुम ये करने के लिए? तो हम सेमी कंजर्वेटिव कैसे करेंगे? देखो ये देखो, मान लो मैं ये तो पढ़ना इम्पॉसिबल है, ये तो स्टडी करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा मैंने क्या किया, अब यही समझा रहा हूँ मैं वही मॉडल। देखो मैंने क्या किया, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, इसका व्हाइट है कैसा कर दूँ, ब्लैक। अब आप लोग मुझे बताओ ना, आप लोग बताओ, अगर मुझे सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ क्या मिलना चाहिए? एक स्टैंड ब्लैक मिलना चाहिए, दोनों नहीं, एक। क्योंकि एक ये वाला आया है ना, तो ये वाला ब्लैक होगा, और कौन सा होगा इधर? ये वाला ब्लैक, और नया वाला कैसा होगा? व्हाइट। समझ गए? हो गया फिर सेमी कंजर्वेटिव। अब अगली जनरेशन में बताओ क्या होगा? ये वाला तो ब्लैक ही रहेगा ना, और उसका व्हाइट वाला व्हाइट ही बनेगा, और इसका ब्लैक वाला एक व्हाइट व्हाइट बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक स्टैंड ऑलवेज कैसा रहता है? पेरेंटल। यानी कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे वर्क करता है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। आधा कैसा रहता है? पेरेंटल स्टैंड एक, और न्यू स्टैंड कैसा होता है? उसके कॉम्प्लीमेंट्री। ये बात समझ में आई? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो रेप्लिकेशन यही तो है, बस खाली एंजाइम के नाम याद कर लो, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ देखूं तो आप लोग समझ सकते हो, एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है रेप्लिकेशन फॉर्म। ये क्या है वो समझो आप लोग। आप लोग पहले ये बताओ, अगर मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मैंने क्या किया बताओ? एक डीएनए है, उसके दोनों स्टैंड को मैंने अनवाइंड कर दिया, बस इतना ही तो किया। आप लोग बच्चों बताओ, इसका अगर ये पेरेंटल होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका बनेगा। जैसे यहाँ अगर एडेनिन होगा तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? थाइमिन।
ऐसा तो बनेगा। अगर यहाँ G है तो बताओ यहाँ क्या हो रहा होगा, C। अब मैं क्या करूँ, न्यू स्टैंड बना दे रहा हूँ। अब यहाँ भी एक लोचा रहता है, क्या रहता है वो समझ लो आप लोग। यहाँ पे ये होता है, सुनो, एक जो न्यू स्टैंड बनता है उसे कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज। जो हमेशा वर्क कैसे करता है बेटा, 5 प्राइम टू 3। ये ध्यान रखना, ये हमेशा वर्क करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगर मैं इसकी पोलैरिटी लिखूं पैरेंटल वाले की, तो इसका मान लो ये है 5, ये है, तो ये वाला कैसा रहा होगा 3, ये वाला कैसा रहा होगा 5। ये समझ में आया आपको। अब बेटा होता कैसा, सुनो, जब ये ऐसे चल रहा होता है तो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन साथ साथ होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों स्टैंड एकदम से खुल गए पूरे फिर न्यू स्टैंड बन रहा है, नहीं, जितना ओपन होता रहता है उतना ही न्यू स्टैंड बनता रहता है। समझ गए। अगर एकदम से होगा तो एनर्जी बहुत खर्च हो जाएगी। अब आप लोग सुनो, आप लोग बताओ, अगर न्यू स्टैंड बन रहा है और मैंने कहा है कि पॉलीमरेज हमेशा वर्क कैसे करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आप लोग बताओ इसकी पोलैरिटी 3 to 5 है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, क्योंकि देखो इसके एंटी होना चाहिए ना। तो अगर 3 है तो ये क्या होना चाहिए, 5, और 5 to 3 ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये समझ में आया आपको। लेकिन इसका नीचे 5 है, अब नीचे 5 तो कर नहीं सकते हम लोग, नहीं कर सकते ना। इसका उल्टा होता है, तो छोटे प्राइमर लगते हैं ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे 5 to 3, 5 to 3। अब देखो ये हो गया एंटी, और ये बनता है डिसकंटिन्यूअस, और ये कैसा बनता है, कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए हम कहते हैं एक स्टैंड बनता है डिसकंटिन्यूअस और एक कैसा बनता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वाले को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और इस वाले को क्या बोलते हैं, आया समझ में। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो ऐसा भी कर सकता है कि किताब या पेपर इसकी क्वालिटी उल्टी कर दे, और आप याद रखो कि ये वाला कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ऐसे याद करना। जिस स्टैंड की क्वालिटी अगर टेम्पलेट की 3 to 5 है, कितनी है, तो वो वाला स्टैंड न्यू बनेगा कॉन्टिन्यूअस, और जिसकी क्वालिटी अगर 5 to 3 है तो वो कैसा बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। इसके 3 to 5 तो देखो कॉन्टिन्यूअस बनाए, और इसकी नीचे से 5 to 3 ने कैसा बनाए। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेटा डीएनए पॉलीमरेज हमेशा काम करता है 5 प्राइम टू, इसीलिए ये था तुम्हारा रेप्लिकेशन, जो कहाँ होता है, एस फेज में। किसमें होता है, एस फेज में होता है। यहाँ एंजाइम तो आपको पता ही होंगे, हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है। ऐसे ही मैंने कहा था जो न्यू स्टैंड बनाता है वो कौन बनाता है, पॉलीमरेज, सही है। इसके बाद मैंने कहा था, और आपसे पूछे नहीं जाएंगे हालांकि, लेकिन आपको याद होना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे ही टोपो आइसोमरेज टेंसर रिलीज करता है, हेलिकल फॉर्म में लिख आता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। समझ गए। ये था तुम्हारा, पढ़ो एक बार इस किताब में। पानी पी पा रहे
पढ़ लो बैठ के पढ़ लो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन पढ़ो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या है? काउंटर। कितना करते इसका? कितने घंटे बैठ ये कौन करते हो? भूल जाते हो 12 घंटे हो गए 13 घंटे करती हो। इसमें नंबर आता है ना, तो तुम कितनी बार लेती हो नाम? 108 बार। किसका? राधा जी का। अच्छा ये समझ गया मैं क्या होता है। अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना, राधा 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 ऐसे करना पड़ता होगा ना, यही तो करोगे, वरना भूल नहीं जाओ कितनी बार ले लिया हमने नाम। अच्छा तो तुम 1008 बार लिया करो, ठीक है? 108 नहीं 1008 बार। तो अभी भी नाम ले दी क्या? काउंटर है, क्या क्या चीजें होती हैं? बेटा आप लोग ये बताओ, एप्लीकेशन क्लियर हुआ आपको? पढ़ लिया? चलो अब हम आते हैं ट्रांसलेशन है ना, पढ़े? ठीक, यहाँ देखो आपको समझो। ट्रांसक्रिप्शन, पहले आप लोग ये बताओ ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए से एमआरएनए का बनना, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। पहली बात क्यों बनता है देखो, पहले आप लोग समझ लो थोड़ा सा। बेटा यहाँ देखो आप लोग, ये मान लो एक सेल है, क्या है? यहाँ देखो सेल है, आपको पता है यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? और यहाँ क्या होता है? डीएनए होता है, सही है? आपको पता है ये राइबोसोम है और यहाँ पे ये क्या है? अमीनो एसिड। बेटा आपको पता है मेन यूज तो इसका होना है ना, अमीनो एसिड का, यानी कि अमीनो एसिड को सीक्वेंस में लगवाना होता है, सही है? तो डीएनए यहाँ तक खबर कैसे पहुंचा है? थ्रू एमआरएनए। ये पहले क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए और कुछ नहीं है, बस इसके सीक्वेंस को लेके आता है यहाँ पे, ऐसा ना? जैसे यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या लेके आएगा? यूरेसिल, क्योंकि आरएनए पास थायमिन नहीं होता, क्या होता है? यूरेसिल होता है। ऐसे अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ क्या आएगा? सी। ये क्या लेके आ रहा है? कोडोन। इनको क्या बोलते हैं? कोडोन। ये आएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम में और एक होता है टीआरएनए, जो जैसा कोडोन वैसा ही वाला अमीनो एसिड लेके और चेन में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। क्या बन जाएगा? थोड़ा पढ़ने पड़ा, मैंने क्या बताया?
अभी हमको पहले सही से पढ़ नहीं रहा होगा, मैं समझाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो। देखो बेटा इसका क्या होगा, बहुत सारे खेल होते हैं ना यहाँ पे। पहला, कोई भी आपको पता है 20 अमीनो एसिड होते हैं और 20 अमीनो एसिड से लाखों प्रकार की प्रोटीन बनती है। मतलब क्या होता है, खाली ये होता है कि 20 अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है। अगर पहले आ गया हिस्टाडीन, बाद में आया वैलिन, प्रोटीन चेंज, पहले वैलिन आ गया, बाद में हिस्टाडीन आया, प्रोटीन चेंज। ये वही हिसाब होता है जैसे हमारे 26 लेटर होते हैं, उससे पूरे दुनिया के नाम बने हुए, कार, पेंसिल सब हैं तो 26 लेटर से ही। और सोचो डिफरेंस क्या है, बस हमने लेटर को इधर कर दिया है, किसी में ए पहले आएगा, किसी में बाद में आएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि है तो लेटर का ही कॉम्बिनेशन, 26 लेटर है। ऐसे ही यहाँ पे 20 अमीनो एसिड और प्रोटीन कितनी है, हजारों प्रकार की। ये मैं खाली ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जितने भी लिविंग है धरती पे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबके पास वही 20 अमीनो एसिड है, सबके पास अगर कोडॉन 64 है तो 64 कोडॉन ही है। सबके पास स्टार्टिंग कोडॉन अगर AUG है तो स्टार्टिंग कोडॉन क्या रहेगा, AUG ही रहेगा। अगर स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं तो 3 ही रहेंगे, सही है। अब आप लोग बताओ बेटा, कोडॉन कौन लेके आ रहा है, mRNA। ये कोडॉन क्या है, बस DNA के नाइट्रोजन बेस के कॉम्प्लीमेंट्री। तो mRNA बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, अगर mRNA नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा। समझ गए आप लोग। लैग ओब्रॉन ने जो समझाया था, अगर मुझे प्रोटीन रोकना है नहीं बने तो मुझे क्या रोकना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब मैं mRNA को ना बनने दूं। ऐसे हमने पढ़ा था RNAi टेक्निक पढ़ा था, जहां पे हमने क्या किया था, mRNA को साइलेंट कर दिया था जिससे वो अगले ट्रांसलेट ना कर पाए। और अगर mRNA ही नहीं बनेगा तो क्या बताओ, प्रोटीन बनेगा। तो पहले जरूरी क्या है, DNA से mRNA का बनना। समझे अब क्या होता है ये। देखो यहाँ पे मैं आपको DNA का एक सेगमेंट दिखा रहा हूँ। मैंने सेगमेंट ले लिया DNA का, इसका पोलैरिटी कितना है, 3:2 और इसका क्या है बेटा, सही। अब DNA के सेगमेंट, वो सेगमेंट जिसमें 3 पार्ट होने चाहिए। एक रीजन हो प्रमोटर, कौन सा हो, प्रमोटर। एक को टर्मिनेटर, और बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। आप लोग बताओ बेटा, अगर ये DNA का वो सेगमेंट इसमें 3 रीजन है, कितने रीजन है, 3, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब ये हुआ इतना हिस्सा DNA का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये बात समझ रहे हैं आपको। अब आप लोग मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ देखो आप लोग, ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन और ये प्रमोटर रीजन कौन सा होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा होता है, जो जीन कोड होते हैं, मतलब जो कोड करेगा। और टर्मिनेटर क्या होता है, जहां पे प्रोसेस स्टॉप होगी, क्या होगी, स्टॉप। आप लोगों के लिए मेन एंजाइम यहाँ पे जो होता है वो होता है RNA पॉलीमरेज। कौन सा होता है, RNA पॉलीमरेज। आप लोग बताओ वहां कौन सा था, DNA पॉलीमरेज, यहाँ कौन सा है, RNA पॉलीमरेज। बेटा होता क्या है यहाँ पे समझो हम लोग। मान लो ये बात है, ये बनाए एक mRNA, क्योंकि आपको पता है RNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आप लोग बताओ इसकी पोलैरिटी 5:3 होगी। मुझे आप लोग बता सकते हो, अगर इसकी 5:3 होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री जो टेम्पलेट रहा होगा वो कौन सा DNA स्टैंड रहा होगा, DNA का 3:5 वाला। तभी तो ये कॉन्टिन्यूअस बना है, जैसे हमने रेप्लिकेशन देखा था अभी। तो आप लोग बताओ ये वाला स्टैंड होगा वो कैसा होगा, टेम्पलेट कैसा होगा बेटा। तो आप लोग ये बात कर सकते हो कि टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी कितनी होती है, 3:5। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, और नीट में भी आएगा ये क्वेश्चन ऐसा। आप लोग बताओ ये वाला स्टैंड कौन सा होगा बेटा, कोडिंग स्टैंड। कौन सा होगा, कोडिंग स्टैंड होगा। इसको हम कोडिंग स्टैंड क्यों बोल रहे हैं,
देखो इसका भी तरीका बता रहा हूँ, यहाँ देखो आप लोग बताओ अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ क्या रहा होगा, थाइमिन। यहाँ मैं इस सीक्वेंस बना रहा हूँ जी सी जी टी ए टी सी जी, ये है ठीक है। आप लोग बताओ इसका क्या रहा होगा, थाइमिन, जी का क्या रहा होगा, सी, सी का जी, जी का सी, टी का ए का टी, टी का ए, सी का जी और जी का सी, ये रहा होगा। आप लोग बताओ बच्चों इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, देखो एडेनिन के अपोजिट क्या रहा होगा, यूरेसिल, क्योंकि यहाँ थाइमिन होता नहीं आरएनए केस में। जी का क्या रहा होगा, सी, सी का जी, जी का थाइमिन का एडेनिन का यूरेसिल, थाइमिन नहीं, और थाइमिन का एडेनिन और सी का जी। आप लोग बताओ इसकी और इसकी पोलैरिटी सेम नहीं है क्या, सेम है ना, वो तो एक्सेप्शन यूरेसिल का है खाली बस, और सेम है। तो आप लोग बताओ कोडिंग तो यही हो रहा है, कोड। अब ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा, ये है क्या, एमआरएनए, क्या है, आप लोग बताओ मुझे, ये जो एमआरएनए है, ये है एमआरएनए, ये क्या लेके आ रहा है, इसका सीक्वेंस बस, किसका, डीएनए का। अब ये एमआरएनए पे क्या है, इनको बोलते हैं कोडॉन, क्या बोलते हैं, कोडॉन। और तीन तीन नाइट्रोजनस बेस से मिलकर क्या बनता है, एक कोडॉन बनता है। और बेटा टोटल कोडॉन कितने बनते हैं, 64, कितने बनते हैं, जो हम लोग अगले बात करेंगे 64। ये 64 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड कोड होंगे, और जैसा ये कोडॉन आएगा एमआरएनए में, वैसा ही सीक्वेंस में क्या लगेगा, अमीनो एसिड, और वैसा ही क्या बनेगा, प्रोटीन। ऐसा समझ में। अब आप लोग सुनो, यहाँ देखो, यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्या करते हैं पता है, वहां उसने कुछ किसी का भी सीक्वेंस दे दिया हो, वो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे थाइमिन दिया है तो एडेनिन देखेंगे आंसर में, और जी का सी देख लेंगे आंसर में, कहाँ कहाँ है बस को लगा देते हैं, और लगता है उन्हें सही हो गया क्वेश्चन। बेटा हर केस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देखना होता है। देखो आप लोग एक बात दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल ठीक है, कैसे, आप लोग ये दिमाग में बिठाओ, जो एमआरएनए होता है क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री टेम्परेट स्टैंड होता है, ये तो हम समझदार हो, कॉमन सेंस है, इतना ध्यान रहेगा। और एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, टीआरएनए। इससे जो कोडॉन बनते हैं, इससे कौन बनाता है, एंटी कोडॉन बनाता है, कौन बनाता है, और ये कौन बनाता है, टीआरएनए, ये बनाता है एंटी कोडॉन। ये कौन है, टीआरएनए, समझे बात को। आप लोग बताओ बेटा टीआरएनए और ये टेम्परेट स्टैंड सेम ही रहेगा, बताओ, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो इसका ये है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम। तो ऐसे क्या रखना, टी टी दोनों, टीआरएनए और टेम्परेट स्टैंड सेम। इसके बाद आप लोग बताओ एमआरएनए और जो कोडिंग स्टैंड होगा वो सेम नहीं होंगे, सेम होंगे ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, दो, एमआरएनए का टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री और टेम्पलेट का एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री, और टेम्पलेट का कोडिंग स्टैंड तो रहेगा, तो डीएनए का है, तो सेम कौन होंगे, टीआरएनए और टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी, सेम। अब जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया और मैंने यहाँ पोलैरिटी रख दी जी सी जी 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 सी जी जी, मान लो ये पोलैरिटी रख दी, और मैंने कह दिया ये है टीआरएनए, और मैंने पता है आपको आंसर ऑप्शन में क्या दिया, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 स्टैंड बना दिए, ए बी सी डी, और बेटा मैंने आपसे कह दिया कि टेम्परेट स्टैंड की पोलैरिटी बताओ ठीक कौन सी होगी, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करोगे, जो लिखा है बस इसी का सेम देख लो, आंसर भी होगा। हर केस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करते हैं। एक बात को और समझता है, वो बहुत अच्छे समझता है, जब वो ये पूछता है ना एमआरएनए टीआरएनए टेम्परेट कोडिंग में, बच्चे बहुत जैसे कॉम्प्लीमेंट्री भी करना पड़ रहा है अगर, तो ध्यान रखना कि हम एमआरएनए का तो नहीं कर रहे हैं, अगर आरएनए का कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना ये बात दिमाग में कि थाइमिन के क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। और बच्चे ये भी बहुत जल्दी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन में उसने यूरेसिल नहीं रखा होता है, उसने थाइमिन नहीं रखा होता है, और आप लोग सोचते हो हाँ सही तो है, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, एमआरएनए, और आप लोग क्या करते रहते हो, अपोजिट किया, और आप भूल गए कि वहां हमें क्या करना था, यूरेसिल। ऐसे क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन से बहुत सारे आते हैं और आपको ध्यान रखना है।
समझ में आया आपको? क्लियर हुआ एकदम? अब देखते हैं दूसरा केस यहीं पे, समझ लेते हैं, पूरा यहीं समझ लेते हैं, ठीक है? ये ना पानी का पानी होगा, सारा पानी खत्म हो जाएगा तो होगा। मैं बोलता हूँ थोड़ा पानी ज्यादा मुझे चाहिए होता है। अब एक बात और समझो आप लोग थोड़ा सा, देखो बेटा एक बात समझो आप लोग, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ट्रांसक्रिप्शन दोनों में होता है, लेकिन इनमें दोनों में अलग अलग टाइप से होता है। कैसे? सुनो, आप लोग मुझे ये बताओ, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? प्रोकैरियोटिक। तो आप लोग बताओ प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं। वहां जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन। मतलब वहां पे ये है कि mRNA जो बनता है वो फंक्शनल होता है। कैसा होता है? वहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ तुरंत स्टार्ट क्या हो गया? ट्रांसलेशन। समझे बात को? लेकिन यूकैरियोटिक में अभी भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। बेटा अगर ये मान लो यूकैरियोटिक का हो रहा है, किसका हो रहा है? यूकैरियोटिक सेल का। तो पता है अभी ये पता है mRNA नहीं है, इसे बोलते हैं hnRNA। क्या बोलते हैं? इसे m नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे hnRNA। और ये कैसा होता है? नॉन फंक्शनल। कैसा होता है? अब आपको सर नॉन फंक्शनल कैसा होता है? अभी यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करनी होती है, इसमें क्या करनी होगी? और उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, एक होगा इंट्रॉन और एक होगा एक्सॉन। आपको तीन चीजें करनी होती हैं। पहला कैपिंग, दूसरा स्प्लाइसिंग और तीसरा टेलिंग। और बेटा अगर ये तीन चीजें हो जाती हैं, इसके बाद अब ये बनता है mRNA। कैसा? फंक्शन। समझ गए? ये एक्स्ट्रा प्रोसेस जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। तो क्या होता है देखो, जो कैपिंग होती है वो होती है 3 मिथाइल, ये जो होती है ये होती है 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। दूसरा देखो, स्प्लाइसिंग का मतलब ध्यान रखना, इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ना, ये कहलाता है स्प्लाइसिंग। क्या करते हैं बेटा? इंट्रॉन को हटाते हैं, यानी कि डिलीट कर दिया मैंने, और एक्सॉन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। समझ गए? इसको बोलते हैं, ये ई वाला एक्सॉन होता है ना, और वो वाला ए वाला होता है। एक एक्सॉन और होता है न्यूरॉन्स। दूसरा टेलिंग का मतलब क्या करते हैं? पॉलीएडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीएडिनाइलेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग टेलिंग। तो आप लोग बताओ, एक हो गया तुम्हारा कैपिंग, एक हो गया स्प्लाइसिंग और एक हो गया टेलिंग। अगर ये तीनों क्या है? यूकैरियोटिक में होती हैं एक्स्ट्रा प्रोसेस। जब ये तीनों प्रोसेस होती हैं एक्स्ट्रा, ये तीनों, तब बनता है hnRNA से mRNA, जो अब जाएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या करवाएगा? प्रोटीन को बनवाएगा। तो अब आप लोग एक बात और बताओ, यहाँ पे ये भी कहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप होता है? 3 स्टेप में। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। ये क्या खेल है वो समझ थोड़ा सा बेटा। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट होना प्रोसेस, क्या होना? और जब आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर, कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर जब एक्टिव होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं जब सिग्मा फैक्टर क्या होता है? एक्टिव होता है, तो होता है इनिशिएशन। क्या होता है?
इनिशिएशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? आरएनए की लेंथ में बढ़ना, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? वर्क करता है। और टर्मिनेशन ध्यान रखना आप लोग, जब रो फैक्टर, कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर वो ऐड होता है तो क्या होता है वहां पे? टर्मिनेशन। समझ गए? बताओ। ये है वो तुम्हारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे ही बन सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सारी बातें याद रखनी। ये भी बोलते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल होती है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे होते हैं? कपलेट में होते हैं। कैसे होते हैं? कपलेट। कपलेट मतलब होता है साथ साथ। अच्छा, 10th का सीबीएसई का बोर्ड रेट आ गया ना, तो बच्चों को परसेंटेज देख रहे हैं कितना रह रहा है? 80 98 तक पहुंच गया, 99% तक पहुंच गया। पीलीभीत के बैनर के टॉप 4 में रहे 4 बच्चे ना। उनका परसेंटेज 98.5%। सोचो तो पहले, वही एक नंबर तो कहाँ काटोगे? बच्चे इतने एडवांस हो रहे हैं आजकल के कि अगर एक नंबर काटोगे तो कहाँ काटोगे? बच्चों का राइटिंग बहुत अच्छा, बच्चों को नॉलेज इतनी, तो फिर क्या किया जाए? आपको लग रहा है आने वाले जो बच्चे हैं, अगर जो बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे से समझ रहा है चीज़ों को, तो बहुत ऊपर अगले जाता है, क्योंकि उसके पास सुविधाएं इतनी मिल रही हैं। अगर बच्चा 6 में है तो उसको अच्छे टीचर मिल रहे हैं, बच्चा 10th में तो और अच्छे टीचर मिल रहे हैं, उसको नई नई नॉलेज मिल रही है। आज से 10 साल पहले क्या था कि उतनी नॉलेज तुम्हें मिल ही नहीं पाती थी जितना चाहिए होता है। दूसरा क्या था, तुम्हारे पास टीचर के अलावा कोई साधन नहीं था। और अगर टीचर ने कह दिया हाँ को माँ, तो आपको मानना पड़ेगा, माँ होता है, बात खत्म। अब आप अच्छी कक्षाओं में जाने के बाद सोचो हाँ ठीक है कह दिया होगा, हंसी मजाक में। आजकल के बच्चे क्या हैं, वो जानते हैं हाँ को हाई कहते हैं, माँ को माँ ही कहते हैं। अगर तुम गलत पढ़ाओगे तो यूट्यूब पर देखेंगे, समझ रहे हो? और तुम्हारी बात पे कोई यकीन क्यों करेगा जब उसके पास चैट जीपीटी, गूगल, मतलब इतने ऑप्शन है कि वो तुरंत देख सकता है वो चीज़ को। तो इसलिए बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं। और मैं तो ऐसे कहूँगा कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी देखना आपके इसमें अब ह्यूमंस नहीं पढ़ाएंगे, रोबोट्स पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं, लोकल में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पीली में पढ़ा रहा है रोबोट्स का। बेरोजगारी क्या बढ़ेगी भाई? लेकिन एक बात तो और है ना, देखो ऐसा क्यों होगा, आप लोग कुछ सोचो। अगर रोबोट्स ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ वो हो जाएगी हल्के, मैं तो कह रहा हूँ ना ये चीज। अगर मान लो कोई रोबोट है, एक रोबोट है, वो आपको दिख भी कैसा रहा है? ह्यूमन की तरह दिख रहा है, बल्कि और स्मार्ट दिख रहा है, सही है? उसके पास तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी। आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसने तुरंत बता दिया, 1 मिनट बिना सोचे 100% बताया। आप लोग बताओ आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। वो आपसे बातें भी कर सकता है भाई, अगर आप हंसना चाह रहे हैं तो आपको हंसा भी सकता है। रोबोट्स का मतलब क्या होता है? सब कुछ करता है रोबोट। हाँ हो सकता है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है बेटा। आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? जितना जो ये अभी चल रहा है, आप लोग बताओ आजकल बताओ, रोबोट बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहां पे ज्यादा काम, वर्कर से ज्यादा काम रोबोट कर रहे हैं, जो 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। इंसान से गलती हो सकती है लेकिन रोबोट से नहीं होगी। ये रोबोट वो वाली मूवी का नहीं समझ रहे तुम, जो प्यार को कहता रोबोट को, यहाँ रोबोट को प्यार का नहीं होगा, लेकिन काम बहुत अच्छे से करेगा। अब आप लोग बताओ, आपका घर है, आपने एक नौकर रखा, वो रुपया कितना ले रहा है? 5,000 या 10,000 ले रहा है, गलतियां भी कर रहा है,
आपने चाय मंगाई, उसमें चाय में चीनी कम डाली। आपको रोबोट है, आपने उसको एक बार बता दिया कि भाई मैं चाय इतनी मीठी पीता हूँ बस। अब वो अगर 10 लाख बार भी चाय बनाएगा तो उतनी एक्यूरेटली वो 100% ही बनाएगा। गलती उससे हो नहीं सकती। हाँ क्या वो तो मशीन है, कैसे हो जाएगी? जैसे कैलकुलेटर का गलत था क्या तुमको? और एक बार बताऊं, जैसे कैलकुलेटर का नाम आया है, सुनो एक बार। जब कैलकुलेटर की डिस्कवरी हुई थी किसी टाइम पे, जब बना था स्टार्टिंग में, तो आपको पता है लोगों ने बहुत उसके खिलाफ वो किया था कि अगर कैलकुलेटर आ जाएगा तो ह्यूमन की जो सोचने की शक्ति है, कैलकुलेट शक्ति है, कम हो जाएगी। लेकिन आज आया है, हर कोई यूज करता है। बताओ कौन नहीं करता? हर कोई करता है। और बल्कि उसने हमारा काम आसानी कर दिया। अगर कोई तुम शॉप में हो, वहाँ कैलकुलेटर की जरूरत नहीं करते हो, करते क्या हर किसी के पास भी होता है। तो ऐसी काम में रोबोट आएंगे। हाँ ह्यूमन की तो पड़ेगी, लेकिन हर जगह नहीं पड़ेगी, बहुत कम कामों में पड़ेगी। तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने अभी 10 साल में इतना डेवलपमेंट देखा है ना, 10 साल में देखा होगा मुझे लग रहा है। जितना मैंने देखा है चेंजमेंट, इतना मुझे लगता है अब नहीं देखने को मिलेगा कभी। क्योंकि एक ये देखो, टच वाला जमाना मेरे टाइम से स्टार्ट हुआ था और आज इतना टच हो गया कि बताओ हम लोग पढ़ भी डिजिटल बोर्ड पे रहे। अभी कितना साल है? 10-15 साल है। और कभी किसी ने ये सोचा होगा कि बताओ डिजिटल बोर्ड ऐसा होगा जहाँ पे चाप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से बटन दबाएंगे मिट जाएगा सारा। हम चाहें तो इसमें कोई भी डायग्राम देख सकते हैं। क्या सोचा था? कभी नहीं सोचा था। बल्कि मैंने टच फोन अपने टाइम में पहली बार देखा था, और वो भी एक बार टच करके खाली कि अरे यार इंग्लिश फोन चल रहा है। मुझे इतना अजीब लगा था, मैंने क्या बात है। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात है शायद, कि पहली बार मैंने देखा था कि टच फोन फोन भी इंग्लिश चलता है, मतलब ऐसा मुझे लगा था। और कितनी अजीब बात है। आप लोग जो यूट्यूब खेलते हो, अगर आपको ठीक ठाक से ध्यान बच्चों को ध्यान होगा, आप लोगों ने यूट्यूब पहली बार देखा होगा जब जियो सिम आया था। जब से जियो सिम आया है, उससे पहले लोग यूट्यूब जानते नहीं थे होता क्या है। या ऐसा भी लोगों को ऐसा भी नहीं पता कि ऐसा भी होगा कि हम कोई फिल्म मूवी डालेंगे और तुरंत आ जाएगी। लगता ही नहीं था ये। सीडी वाला जमाना था ना, एक रिकॉर्ड में एक मूवी थी। तो चीजें चेंज हो रही हैं, आपको पता है आने वाले टाइम में और चेंज होगी। बस आप लोग मेहनत करते रहो भाई। चलो अगले बढ़े। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कोड ऑन के बारे में। किसके बारे में? कोड ऑन यानी कि ट्रांसलेशन के बारे में। चलो मैं एक बार आपको किताब में दिखा दूं कि क्या होता है। यहाँ देखो बच्चों, ये देखो, ये मैंने जो बताया था ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया, जहां हमने देखा था प्रमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर। ये वाला स्टैंड कौन सा है? कोडिंग। ये कौन सा है? टेम्पलेट। टेम्पलेट कितना है? 3 to 5। कोडिंग कौन सा है? 5 to, ये पड़ा था। यहाँ 3 स्टेप में साइकिल ये होता है पूरा प्रोसेस, जिसमें पहला कौन सा है? इनिशिएशन, दूसरा कौन सा है? इलोंगेशन, और तीसरा कौन सा है? टर्मिनेशन। इनिशिएशन से स्टार्ट होता है। आप लोग बताओ, यहाँ से मैंने कहा था सिग्मा फैक्टर, इलोंगेशन चल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज हो रहा है। और बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्मिनेशन कौन कर रहा है? प्रूफ फैक्टर, यानी कि बन गया आरएनए। ठीक है, ऐसा होता है। ये आपको लग रहा होगा ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? आप लोग ये बात बताओ मुझे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, स्ट्रैंड अनवाइंड हो रहे हैं, आरएनए बन रहा है, ये हो रहा है। अगले देखते हैं। और बेटा ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रोसेस। यहाँ मैंने क्या कहा था? इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को जोड़ना है। इसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। इसके बाद आपको पता है कैपिंग होता है और क्या होता है? टेलिंग होता है। ठीक है,
ये होता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। बताओ समझ गए? अब हम लोग आते हैं जेनेटिक कोड और हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, कैसे अब प्रोटीन बनेगा। थोड़ा मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर हम लोग यहाँ टॉपिक पर आते हैं। बेटा यहाँ देखो, आप लोग बताओ अभी तक हमने ये तो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? देखो अगर मैं यहाँ आपको समझाऊं तो मैंने कहा था एक सेल होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? डीएनए है। मैंने कहा ये क्या है? राइबोसोम, और ये क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, अभी एमआरएनए बना और वो कहाँ आएगा? यहाँ पे, यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद आपको पता है ये क्या लेके आया है? कोडॉन। क्या लेके आया बेटा? ये राइबोसोम क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? राइबोसोम। राइबोसोम के पास आके ये एमआरएनए आ गया। अब यहाँ होता है टीआरएनए। क्या होता है? जो हम अभी बात कर रहे थे, टीआरएनए जो बनाता है इसके एंटीकोडॉन। क्या बनाता है बच्चों? एंटीकोडॉन। और ये एंटीकोडॉन को लेके कहाँ घूमता है? साइटोप्लाज्म में। कि उस एंटीकोडॉन से, यानी कि उस कोडॉन जो लेके आया था एमआरएनए, उससे कौन सा अमीनो एसिड कोड हो रहा है। जैसे मान लो बेटा सीक्वेंस में आया है AUG। क्या आया है? वो तो पूरा सीक्वेंस आया है ना, AUG। आप लोग बताओ इससे क्या कोड होता है? मिथ्योनिन। क्या कोड होता है? मिथ्योनिन। अब ये मिथ्योनिन मान लो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे। अब ये टीआरएनए क्या करेगा? पूरे साइटोप्लाज्म में घूमेगा, और जब तक मिथ्योनिन इससे बाइंड नहीं होगा तब तक ये चैन में यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे ही बाइंड हो जाएगा यहाँ के चैन में लगा देगा। तो आप लोग बताओ डिसाइड कौन कर रहा है? डीएनए का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, कि पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो अमीनो एसिड है उस चैन में कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे लगेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम लोग प्रोसेस कौन समझ रहे हैं? ये वाला, कि कैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो अब हम लोग जेनेटिक कोड मतलब समझ रहे हो क्या है? जो आपके ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, टी नहीं होता है, यूरेसिल होता है, GC, ये चार ही तो होते हैं। आरएनए बताओ, चार ही तो होते हैं नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बेटा अब सुनो आप लोग एक कहानी। मान लो ये देखो, मान लो A, U, G और C, ये चार नाइट्रोजन बेस हैं। ये चार सीक्वेंस में लगे हुए हैं, और सीक्वेंस छोटा मोटा नहीं, यहाँ से बरेली तक है, लेकिन रहेंगे चार ही। आप लोग कोई सा कॉम्बिनेशन तीन का मिला लो, हमेशा 64 ही मिलेंगे तुम्हें। कितने मिलेंगे? 64। जैसे मान लो तुमने ले लिया GUA, एक हो गया। तुमने ले लिया UGC, मतलब तीन लेने हैं एक बार में, तो कितने बनेंगे? 64। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बताया कि कोडॉन कितने होते हैं? 64। और 64 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड क्या होते हैं? कोड होते हैं। जैसे मान लो 64 कोडॉन है, उनसे 20 अमीनो एसिड कोड होंगे, सॉरी 61 से, क्योंकि 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। समझ गए? अब ये कोडॉन क्या है? देखो कैसे बनाते हैं हम लोग 64। मैंने आप लोगों को बताया था, पहले बताया था, आपको बहुत टाइम लगेगा पूरा समझाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो आप लोग। देखो अगर मैं यहाँ देखूं तो आपको बताया, मैंने कहा था एक टेबल बना लो आप लोग। फर्स्ट लेटर यहाँ पे लेते हैं, ये वाला फर्स्ट लेटर होता है, और हम 4 कर लेते हैं। सही है? इधर से भी 4 कर लेते हैं। ऐसा तो करते हैं। आप लोग बताओ, मैंने यहाँ क्या ले लिया? UC, ये हो गया फर्स्ट लेटर। ठीक है, सेकंड लेटर कौन सा होता है? UCAG। और बेटा यहाँ पे हर बॉक्स में 4 होंगे, UCAG, 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 UCAG। समझ गए? अब मुझे कोडॉन बनाने, देखो कैसे बनाऊंगा।
ये वाला बनाऊंगा तो फर्स्ट लेटर कौन सा है, ये, सेकंड कौन सा है, ये, और थर्ड कौन सा है, वो वाला। तो पहला कोडन क्या बन जाएगा, यू यू यू। तो ये वाला क्या है बेटा, फर्स्ट लेटर है, और ये वाला कौन सा है, सेकंड, और ये वाला कौन सा है, थर्ड लेटर। समझ गए। अब आप लोग कितना भी यूज करना, लेकिन आपको बताओ कितना कोडन बनेंगे, 64। कितने बनेंगे, जिसमें 61 होंगे स्टार्टिंग कोड, कोड करेंगे, और 3 होंगे स्टॉप कोडन। एक होगा स्टार्टिंग कोडन, देखो डबल फंक्शन करता है, स्टार्टिंग भी करता है और साथ में अमाइनो एसिड को कोड भी करता है। समझ गए। हमेशा कोडन कैसे होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं, पहली बात। दूसरा कोडन यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब किसी भी लिविंग में अगर आप जाओगे तो आपको जो कोडन जिस अमाइनो एसिड कोड कर रहा है उसी करेगा, इसीलिए कैसे हैं, यूनिवर्सल है। नियरली है, थोड़े एक्सेप्शन है, एक का ध्यान रखना आपको। दूसरा कोडन कॉन्टिन्यूअस फैशन में होते हैं, ऐसा नहीं एक को छोड़ के एक को ले लिया, सही है। कोडन हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। एक कोडन के लिए जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, अगर AUG से मिथ्योनिन कोड हो रहा है तो मिथ्योनिन हमेशा ही AUG से ही होगा। लेकिन ध्यान रखना कोडन के लिए अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड के लिए कोडन होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो 3-4 कोडन से कोड होते हैं, लेकिन कोडन के लिए अमाइनो एसिड क्या है, स्पेसिफिक। समझ गए हम लोग। ये कुछ लाइनें हैं तो आप लोग पढ़ लो दीजिए। अब हम लोग म्यूटेशन समझ गए होंगे। ये देखो बेटा, आप लोग बताओ, अगर म्यूटेशन की मैं यहाँ बात करूँ, बच्चों यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया, खाली सी की जगह जी कर दिया। अब बताओ कोडन चेंज नहीं हो गया, और कोडन चेंज तो अमाइनो एसिड चेंज, अमाइनो एसिड चेंज तो प्रोटीन चेंज, ये चलता है पूरा। पढ़ो इसे। अब वो कहाँ गए, बहुत गाना लग गया, हम बहुत दिन। मुरली कहाँ गए थे? ये कौन सा कोर्स कर रहा है नरेश? क्या कर रहा है? BMLT हैं? क्या कर रहा है?
तैयारी कर रहा है। सही। मुरलीधर बैठ जाओ, कैसे घूम रहा है? चेक कर रहा है किताब, क्या किताब चेक कर रहा है? नींद आ रही है? बेटा हम लोग नींद अभी मत नींद मत दिया करो इस टाइम पे 2 से 5 मिनट, वरना पेपर में जाके नींद आएगी बहुत तेज। फिर मत कहना कि क्या हो रहा है। टैबलेट है किसकी? दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ तभी तो? अभी खाना मत खाओ, आपको खाना तो बहुत दुखी कर रहा है। इतनी गंदगी खाना बनाते हैं ना वो लोग, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हैं? ना ना मुझे हलवाई वगैरह शादी करा बनाएंगे नहीं तो चलेगा क्या? मैं चाउमीन की कभी नहीं खाता। कोई नाश्ते में कोई चीज़ पाई है। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो जल्दी से, बात वगैरह पढ़ लो। ये मेरा क्रिकेट पढ़ लिया? ट्रांसलेशन पढ़ो। दो अमाइनो एसिड जो है वो सिंगल कोडन से कोड होते हैं। दो अमाइनो एसिड ऐसे सिंगल कोडन से कोड होते हैं। हाँ तो है वो मैंने लिखवाया था, अलग से देखो मैं लिखा हुआ है। हाँ मुझे यहाँ पर मैंने नीचे हाँ बेटा एक और बताओ मुझे, टीआरएनए होता है, जब कोई भी टीआरएनए से अमीनो एसिड कोड होता है वहां पे मेन एंजाइम कौन सा होता है? बताओ बताओ। टीआरएनए सिंथेटेज कौन सा होता है? ये भी अंडरलाइन करने से इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, यूटीआर क्या होता है? यूटीआर कोई बच्चा बताएगा मुझे? यूटीआर क्या होता है? अनट्रांसलेट रीजन क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है। अन ये समझ लो एक बार क्या होता है बेटा, ये बोलो मत आप लोग। यूटीआर क्या होता है वो मैं एक चित्र बना रहा हूँ, आप लोग बताना मुझे।
ए, ये एक सीक्वेंस है, किसका है? mRNA का, ठीक है। आप लोग बताओ इसमें UTR के कितने कोडॉन है, बताया कोई? अनट्रांसलेट रीजन कितना रीजन है? ये कितने कोडॉन है बताओ? इसमें कौन सा रीजन है UTR में जो आ रहा है? UTR अनट्रांसलेट रीजन में आ रहा है। बताओ। कितने कोडॉन आना है बताओ? हैं? UTR का मतलब समझते हो आप लोग? बताओ। अनट्रांसलेट रीजन। अबे कदो देखो, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, क्या हुआ है? आप लोग बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड। यहाँ से खत्म हो गया, ये तो mRNA बन गया, यानी कि प्रोटीन बनाएगा ये। आप लोग बताओ यहाँ से अब कब तक नहीं बनाएगा? जब तक AUG नहीं आ जाएगा। तो जो ये वाला रीजन होगा वो कौन सा होगा? UTR अनट्रांसलेट रीजन, समझ गए? क्योंकि स्टार्ट कहां से होगा? अब यहाँ से। इसका मतलब कितने कोडॉन? देखो 1 2 3, मतलब 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसमें आ रहे हैं? UTR में। क्योंकि ये देखो ये हो गया स्टॉप, ये क्या हुआ था? स्टार्ट। ऐसे लिख लो अगर आपको ध्यान ना रहे तो। वो UTR पूछता है उससे। लिख लो, ये लिख लो, कर लो, वहां पे खाली UTR दिखाई के काम में ऐसा समझाया है, ऐसे नहीं लिखा है जैसे मैं लिखवाया। और यहाँ से हो सकता है नीट में क्वेश्चन दे दो, या वो ऐसे भी कहता है, पता कैसे कहता है? मैंने क्वेश्चन देखा था कि 600 नहीं, ऐसे होगा कि 1000 नाइट्रोजन बेस है, कितने? 1000। उसने कह दिया कि 732 पे क्या आया है? UAA ऐसे, और कहेगा कि 804 पे आया है EUG। अब बताओ कितने ऐसे नाइट्रोजनस बेस होंगे, कितने कोडॉन बनेंगे जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे? तो आप बीच वाला रीजन निकाल दो, माइनस कर दो। 802 में 802 में से 729 वो हटा दो, और जो बचे उनका 3 का ही कोडॉन बना दो। ऐसे क्वेश्चन कर देता है वो। जैसे मान लो बेटा देखो, अगर मैं कह दूं आपसे टोटल 1000 कोडॉन है, वो 1000 नाइट्रोजन बेस है कितने? या देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं 1000 नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, मैं कह दूं 702 पे आया है UAA, या मैं कह दूं स्टॉप कोडॉन आया है, और मैं कह दूं 815 पे क्या आया है? EUG। अब बताओ मुझे कितने ऐसे कोडॉन्स होंगे जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे? तो आप क्या करो, 815 में से माइनस कर दो क्या? 702। मान लो 300 आ गए, मान लो ऐसे, ठीक है। अब ये 300 कैसा है? UTR रीजन। अब बचे कितने? 700। ये मान लो 900 बचे, सब कुछ मानो, तो आपको कितने कोडॉन करना है? 100। सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप से, ध्यान रखना, समझ गए? तो UTR का मतलब होता है जो ऐसा रीजन स्टॉप के बाद वाला और स्टार्टिंग से पहले वाला, जो मैं बोल सकता हूँ अनट्रांसलेट रीजन होता है वो, ठीक है।
चलो बगाए आप लोग पढ़ोगे इसको, पढ़ लेना, और हम लोग फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर या फिर यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और नया चैप्टर करेंगे, दूसरा करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं। चलो ठीक है।